से cos 150 की वैल्यू बता दें या टेंजेंट 150 की वैल्यू बता दें। अब वैसे तो हमने वैल्यूज याद की होती हैं, ठीक है जी। वैल्यूज हमें याद कौन सी होती हैं? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। अगर इनसे हटके कोई एंगल आ जाए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। एंट्री टेस्ट में जो कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपने इन वैल्यूज को वैसे ही याद रखना होता है। तो रिमेनिंग वैल्यू को याद रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पे, और वो की पॉइंट है रेफरेंस एंगल का। रेफरेंस एंगल क्या है और इसका हमें फायदा क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो 150 डिग्री का जो एंगल है ये बनेगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ से आप मेजर करेंगे तो आप कहेंगे कि ये एंगल जो है ये 150 डिग्री का एंगल है। किसी भी एंगल का रेफरेंस एंगल बनाने के लिए आप ये देखेंगे कि उस एंगल का नियरेस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है। अब एक तरफ तो ये एंगल 150 है, लेकिन अगर यहां से एंगल यानी 180 डिग्री के साथ इसका एंगल मेजर करें तो ये 30 डिग्री का बनता है। तो इसका जो नियरेस्ट अवेलेबल एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। और उसके साथ ये एंगल यानी 150 डिग्री की जो टर्मिनल रे है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है जी। तो यही 30 डिग्री जो है ये 150 का रेफरेंस एंगल होगा। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये कि साइन 150 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होती है, ठीक है जी। कॉस 150 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 30 की होती है, और टेन 150 की वैल्यू वही होगी जो टेन 30 की होती है। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि अगर ये चूंकि एक्चुअली 150 और 150 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन और कॉस हैं ये नेगेटिव हो नेगेटिव जाएंगे हो दोनों। जाते हैं, तो इनके साथ माइनस का साइन लगा दें। अब देखिए साइन 150 का आंसर आएगा आपके पास 1/2, कॉस 150 का आंसर आएगा -√3/2, और टेन 150 का आंसर आएगा -1/√3। क्यों जी, बात समझ आई है कि नहीं आई समझ? तो इन दिस वे आप किसी भी एंगल का रेफरेंस एंगल लिख के तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको अवेलुएट कर सकते हैं। चलें जी इसको एक्सप्लोर करते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि जी बताइए साइन 225 डिग्री की वैल्यू क्या है, या कॉस 225 डिग्री क्या है, या टेंजेंट 225 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे कि 225 डिग्री का जो एंगल है इसकी अगर हम मेजरमेंट करें स्टैंडर्ड पोजीशन में तो ये बनता है इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका जो अवेलेबल एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है 45 डिग्री का। तो साइन 225 एक्चुअली इक्वल होगा माइनस साइन 45 डिग्री के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और कॉस 225 जो है वो माइनस कॉस 45 डिग्री के इक्वल होगा, और टेन 225 जो है ये पॉजिटिव टेन 45 ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, समझ आई है बात की कि नहीं? तो अब आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, यानी साइन 225 जो है वो -1/√2 होगा, कॉस भी -1/√2 होगा, और टेन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। क्यों जी, समझ आ गया पॉइंट कि नहीं, कि रेफरेंस एंगल क्या चीज है और ये कैसे आपकी हेल्प करेगा? इज इट क्लियर जी? ये दोनों दोनों मतलब एक्स और एक्स डैश के वाले एंगल लेने हैं ना, सिर्फ वाई के साथ तो नहीं? नहीं, वाई के साथ नहीं लेना, लेना सिर्फ एक्स के साथ है या एक्स डैश के साथ है, ठीक है। यस। लेकिन आपने थैंक यू सर। नियरेस्ट, रेफरेंस एंगल का मतलब है नियरेस्ट अवेलेबल एक्स एक्सिस। तो सेकंड और थर्ड में तो नियरेस्ट अवेलेबल एक्स होगा, और फर्स्ट और फोर्थ में हुआ तो नियरेस्ट जो है वो फिर एक्स होगा, ठीक है। उसके साथ आप उसका एंगल बना लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस। थैंक यू सर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल और कैसे आप इसको यूज करेंगे। अब आते हैं जी हम प्रॉपर चैप्टर 10 की तरफ, ठीक है जी। चैप्टर 10 हम स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों से, और इसमें चूंकि फार्मूलाज बहुत ज्यादा हैं तो
मैं आपको फार्मूला के छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं साथ साथ वो भी बताता जाऊंगा। ठीक है जी, चैप्टर 10 को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जी वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ये है जी cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। दिस इज द ओनली लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, इकलौता वाहिद फार्मूला है जिसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर में बाकी जितने भी लॉज हैं वो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का हर फार्मूला जो है वो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है जी, जिसमें साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जी? साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हाँ, इसमें माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आपने इसी तरह याद करनी है जी, अगर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। ये क्या होता है जी? टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है जी, अगर यहाँ माइनस आए तो ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है। ठीक है जी, एनी हाउ ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, ये मैं साथ साथ लिखता भी रहूंगा इनको। आपने भी इन फार्मूला के ऊपर फोकस करना है, इनकी एक लिस्ट बनाएं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस चैप्टर में कोई राउंड अबाउट कोई 70 के 60-70 के करीब फार्मूले हैं, लेकिन एनी हाउ आपने सारे फार्मूले जो है उनको इसी तरह याद करना है। अब कुछ फार्मूलाज हिडन है, जैसे कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? क्यों जी, पढ़ा ये है बुक में आपकी कि नहीं है? पहले तो ये बताएं। कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। क्यों जी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये फार्मूला है कि नहीं, आप बताएं। सर ये 10 का रेसिप्रोकल नहीं, नो नो, रेसिप्रोकल से नहीं आएगा, ये रेसिप्रोकल करने से नहीं आएगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन क्योंकि में इसमें प्रॉपर्टी सर ये cos अल्फा प्लस बीटा ओवर sin अल्फा प्लस बीटा से आएगा। नहीं आएगा उसी से ही कि इसको 1/10 करेंगे, लेकिन बाद में ये इसको कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये एग्जैक्ट उसका रेसिप्रोकल नहीं है, इसमें चेंज है चीज। ठीक है, ठीक है जी, ये मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं जी। अगर आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ें तो उसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूलाए मौजूद हैं। ठीक है जी, ये उसका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें उसने प्रूव करने को कहा है कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। समझ आई बात की कि नहीं है इसमें? ठीक है जी, इसलिए आपने क्वेश्चंस को पढ़ना जरूर है। अब मैं टेक्निकल चीजें भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, इनको पढ़िएगा जरूर। ठीक है जी, जरूर रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन ये है जी कि अगर आपके पास हो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है जी, तो ये इक्वल होता है टेंजेंट 45 माइनस अल्फा। ठीक है जी, और अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, ये भी अब आपकी बुक में है, लेकिन डायरेक्ट उसने कहीं नहीं लिखा ये फार्मूला, ये भी ढूंढिएगा, इसको पढ़िएगा तो आपको ये फार्मूला अपनी बुक के अंदर एक जगह पे मिल जाएगा जहाँ पे उसने इसको प्रूफ किया हुआ है या इसको यूज किया हुआ है। अब यूज उसने यू किया हुआ है ये मैं बता देता हूँ। इसका एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन वो पूछ सकता है जी, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, तो आप लिखेंगे कि ये इक्वल है टेंजेंट 45 माइनस 11 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? अगर ऊपर ऊपर प्लस है तो प्लस है ना।
तो ये हो जाएगा टेंजेंट 56 डिग्री के इक्वल आएगा इसका आंसर। इज दैट क्लियर जी? पॉइंट अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। सर इसे प्रीवियस स्लाइड दिखाएगा एक बार। प्रीवियस में कुछ भी नहीं है, वही फार्मूले हैं जो मैं हम आपको आप पढ़ते रहते हैं इस चैप्टर के अंदर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, इनकी खुद से लिस्ट बनाएं। मेरे लिखे हुए फार्मूले हो सकता है इसमें कुछ छोटी मोटी गलती भी हो सकती है, लेकिन खुद लिस्ट बनाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। इसके बाद आते हैं जी एलाइड एंगल। ठीक है जी, एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? अगर किसी एंगल को इस तरह लिखा जाए कि π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, या यूं लिखा हो पाई प्लस माइनस थीटा, या यूं लिखा हो 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या यूं लिखा हो 2π प्लस माइनस थीटा, तो इसे एलाइड एंगल कहते हैं। यानी कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल लेकर उसमें कोई एंगल ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है एलाइड एंगल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपने याद करनी है। आपकी बुक में तकरीबन 24 के करीब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल लिखी हुई है। ठीक है, उसके अलावा भी लिखी जा सकती है। आपने इसको शॉर्टकट से की पॉइंट से याद करना है। की पॉइंट क्या है वो आपको समझाता हूँ। की पॉइंट ये है कि लेट से वो आपसे कहता है कि साइन पाई प्लस थीटा बताएं किसके इक्वल होगा, कॉस पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, या वो आपसे पूछता है कि जी टेंजेंट 2π माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। पहला की पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है कि आपने इसका क्वाड्रेंट डिटरमिन करके सबसे पहले साइन लिख लेना। ठीक है जी, आपने डिटरमिन करना है कि जो क्वाड्रेंटल एंगल लिखा हुआ है, ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात की नहीं, कि जो क्वाड्रेंटल एंगल लिखा हुआ है, ठीक है जी, उसमें जो थीटा प्लस या माइनस हो रहा है तो वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में लेके जा रहा है। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका, देखें π180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये नेगेटिव होता है। अब समझ आइए बात मेरी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। यस सर। अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है, यानी जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ साइन आपने पहले डिसाइड कर लेना कि क्या आता है। अब 2π माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन जो है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब अगली बात सुनिए, अगर क्वाड्रेंटल एंगल ऐसा है कि थीटा से पहले जो मल्टीपल है वो पाई का कोई भी मल्टीपल है, यानी पाई है, 2π है, 3π है, 4π है, 5π है, 6π है, जो कुछ भी लिखा है, तो जो फंक्शन पहले लिखा है वही आंसर में आएगा, पाई गायब हो जाएगा, सिर्फ यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है वो आपका आंसर होगा, यानी माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये इनके आंसर है। ये डायरेक्ट लिख लिया हमने आंसर। अब मैं डायरेक्ट एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए वो पूछता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा। अब साइन है पाई माइनस थीटा जो है दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर। अगर पाई या उसका कोई मल्टीपल है तो इस तरह आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं। इज इट क्लियर जी? अब आगे आ गए। अब अगर सिचुएशन ये हो कि जो थीटा से पहले वाला एंगल है वो पाई का मल्टीपल नहीं है बल्कि π/2 का कोई मल्टीपल है, यानी π/2 है या 3π/2 है या 5π/2 है या 7π/2 है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि नीचे से π/2 जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखिए साइन π/2 प्लस थीटा। ठीक है जी, पहली बात, उसी तरह से आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इसका साइन डिसाइड करना है, cos π/2 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है जी, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा क्या होगा, सबसे पहले साइन डिसाइड करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव, और जो भी फंक्शन लिखा हुआ है एंगल में आपने इस फंक्शन को इसके को फंक्शन में चेंज कर देना। ठीक है जी, साइन का को फंक्शन कॉज होता है, टेन का कॉट होता है, सीकेंट का कोसिकेंट होता है।
ठीक है। तो जैसे इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका आंसर आएगा cos थीटा। तो पॉजिटिव आपने पहले डिसाइड कर लिया था। याद रहे कि ये जो साइन है ये आंसर को देखकर नहीं लगाना, ये क्वेश्चन वाले फंक्शन का साइन आएगा। फिर देखें इधर, जैसे cos है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन पाई बाई 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो cos ने चेंज हो जाना है किसमें, साइन थीटा में। तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। tan का आंसर आपके पास आएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं? अगर पाई बाई 2 आ जाए या 3 पाई बाई 2 आ जाए या 5 बाई 2 आ जाए तो ये आप रूल यूज करेंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। आपकी बुक में 24 है, मैंने तो उसमें से कुछ 4-5 लिखे हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे सीकेंड भी आ सकता है। ये लिए करते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है जी, पहले तो डिसाइड करें कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए। पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, बिल्कुल। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो जो भी आंसर आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। और ये चूंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल है, 3 पाई बाई 2 है, तो सीकेंट अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका कोसिकेंट थीटा। तो दिस इज योर आंसर। समझ आइए बात की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। आप मुझे बताएंगे कि टेंजेंट साइन इसमें 3 दोबारा पाई स्टार्ट बाई होगा। 2 माइनस थीटा किसकी इक्वल आएगा? साइन बेटा आप खुद ही बताएं ना। आप देखें 3 पाई बाई 2 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री में 270 डिग्री में आप कोई एंगल ऐड करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है जी। Yes, पहले तो sir. आप इसका इसका साइन डिसाइड करें कि क्या होगा। नेगेटिव क्यों क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव क्यों होगा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव? में बताएं। टाइम नॉट नेगेटिव सर क्योंकि जी 10 थर्ड नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बेटा होगा सर। फोर्थ है ही नहीं, फोर्थ है ही थर्ड है नहीं ना। ये। जरा गौर बेटी। जी हाँ, सर पॉजिटिव इतने जज्बाती ना हो। 270 में से देखिए थीटा माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है। और ये चूंकि 3 पाई बाई 2 है, यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से इसका साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर कॉट थीटा आएगा। अब समझ आ गई बात की कि नहीं है? जी सर। यस सर। सर ये जो थीटा है ये क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है यस कोई? सर नहीं जी, क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होगा। अगर थीटा क्वाड्रेंटल एंगल हुआ तो फिर तो ये दोबारा किसी क्वाड्रेंट पे चला जाएगा ना, यानी ये खुद यस सर। क्वाड्रेंटल एंगल बन जाएगा। ठीक। अब इसके देखें एप्लीकेशन कैसी है। एप्लीकेशन इस तरह की है, वो कहता है जी कि आपके पास एक वैल्यू है cos 147 डिग्री। इसको एक ऐसे एंगल की फॉर्म में लिखें जो कि 45 डिग्री से लेस हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना कि यानी एंगल 45 डिग्री से लेस हो जाए, तो आप इसे यूं लिखेंगे cos 180 माइनस क्या करेंगे जी, इसमें से कितना एंगल माइनस करें कि 47 बन जाए? 33। 33। ठीक है जी। हाँ, अब ये बन गया क्वाड्रेंटल एंगल, सॉरी एलाइड एंगल। तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो बाहर माइनस आ जाएगा, और 180 चूंकि पाई है तो cos cos ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो योर आंसर इज cos 33। तो cos 147 को आप cos 33 भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस cos 33 लिखें। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी इसको इस फला एंगल के अंदर रिजॉल्व करके लिखें। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया जो है ये हेल्प करेगा। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, यस सर। चलेंगे अब आगे चलते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने एलाइड एंगल के जो फार्मूलाए थे ये आपसे डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, हमारे पास हैं जी कुछ हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है जी। अब याद रखिए यहाँ पे कि आपने जो चीजें रट्टा लगाई होती है ना, उनको जरा केयरफुली समझेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले आपसे कर लेता हूँ जी, फिर देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है जी, ए ऑप्शन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 10 डिग्री ओवर 2। 2
बी ऑप्शन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 20 degree over 2, C option square root of 1 plus cos 20 degree over 2, and D option square root of 1 minus cos 20 over 2. जी, अब यहाँ पे इन्वॉल्व है हाफ एंगल आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 लिखो। यकीनन आपने इस फार्मूला को आपने पढ़ा होगा, साइन अल्फा बाई 2 ये इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 के। यानी यहाँ जो भी एंगल होता है उसका डबल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉस अल्फा बाई 2 है और वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम सिचुएशन है, यहाँ जो भी एंगल लिखेंगे उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा। ये अल्फा बाई 2 है तो ये अल्फा है, ठीक है जी। अब जरा सोच के बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बीटा से। बीटा। बीटा। क्यों होना चाहिए जी बीटा? बीटा क्यों होना चाहिए? बीटा इसलिए होना चाहिए कि ये एंगल है 10 डिग्री, ठीक है जी। इसको डबल करें तो ये बनेगा 20। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये प्लस माइनस साथ क्यों लगाते हैं? ठीक है, आपने रटा होता है जी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, क्यों लगाते हैं प्लस माइनस? इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं, क्वाड्रेंट नहीं देख के आप देखते हैं कि एंगल क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द एंगल, ठीक है जी। और एंगल देखकर आपने साइन डिसाइड करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस आंखें बंद, ये प्लस माइनस फार्मूले में तो आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल का पता ही नहीं है कि व्हाट इज एंगल। नहीं समझ आई बात? सिर्फ फिर डेल्टा होगा आंसर। हाँ जी, यू आर राइट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा है, क्योंकि 10 डिग्री पे साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। कैसे आप लिखेंगे प्लस माइनस? असल में जो बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि आपने हमेशा आंखें बंद करके प्लस माइनस नहीं लगाना। आपने देखना है कि भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि साथ पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। इज इट क्लियर? चलें जी, अब बताएं टेंजेंट अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या होता है? प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 1 माइनस माइनस कॉस अल्फा कॉस और 1 प्लस अल्फा। कॉस अल्फा। 1 माइनस cos अल्फा और 1 ठीक। प्लस cos अल्फा। देखिए जनरलाइज मीनिंग में ये बिल्कुल ठीक है कि प्लस माइनस आएगा, लेकिन पर्टिकुलर केस जब यहाँ एंगल आ गया तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि भाई आंसर में पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए जी डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है जी? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस नहीं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो सर cos 2 अल्फा अगर का होगा। इसी आइडेंटिटी को जेन में रखें तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? कैन वी से दैट कि वो साइन अल्फा बाई 2 इनटू कॉस अल्फा बाई 2 है? ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। अच्छा, इसी आइडेंटिटी को जेन में रखें तो साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? क्यों जी? 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4। नहीं समझ आई बात? सर आगे से देखिए ना, यहाँ जो भी एंगल है इधर उसका हाफ हो जाता है। यहाँ अल्फा है तो इधर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इधर अल्फा बाई 2 करेंगे तो इधर अल्फा बाई 4 हो जाएगा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। हाफ एंगल में उधर डबल हो जाता है, डबल एंगल में इधर हाफ हो जाता है। समझ आई बात की? चलिए इसी तरह देखिए जी, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है बताइए? ये है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक और फार्मूला है जिसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। एक और फार्मूला है जी 1 माइनस 2 1 sin स्क्वायर अल्फा। माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर भी हैं और याद भी रहेंगे कि आप इन आइडेंटिटीज को या इन आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं। एक और इसका फार्मूला जी आपकी बुक में उसने प्रूव किया हुआ, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के इक्वल भी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक की रीडिंग जरूर करें, ठीक है जी। अपनी बुक पे अगर आप देखेंगे पेज 331 के ऊपर, तो ये भी उसने प्रूव किया हुआ है कि cos 2 अल्फा इस वैल्यू के इक्वल भी होता है,
ठीक है, तो जब आप खुद से अपने हाथ से फार्मूलाए लिखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसी तरह से देख लेंगे tan 2 अल्फा का जो फार्मूला है वो क्या होता है, दैट इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट जी। तो फार्मूले मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, जितने मर्जी लिख दूं, बहुत सारे फार्मूले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने याद करने हैं। इसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज आ जाती हैं। ये है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। इनमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे हाफ हो, डबल हो, ट्रिपल हो, इधर जाके सिर्फ अल्फा ही बन जाता है। समझ आइए बात की। तो इस एंगल से आप चीजों को याद करें। ये है जी cos 3 अल्फा। cos 3 अल्फा क्या होता है जी, ये 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा हो जाता है। इन दोनों के अंदर सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करें कि क्या इनमें रिलेशन है, कैसे ये एक जैसे लगते हैं। ठीक है, 3 tan अल्फा है माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, किसी भी फार्मूला को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनकी एक फार्मूला लिस्ट बनाएं। ठीक है जी, खुद से उन्हें जब आप बनाएंगे तो इसको याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ और फार्मूलाएं हैं जी, जिसमें अगर आपके पास फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है तो उसे आप सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये है जी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अगले पेज पे लिखते हैं, यहाँ जगह थोड़ी है, लिखते हैं। देखिए अगर आ जाए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, किसकी इक्वल होता है जी, साइन साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाय प्लस 2। बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। नहीं, इसमें ओवर 2 नहीं आता बेटा, वो और फार्मूला है। ये है प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद है जी 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। दोनों कॉस हो जाए तो ये आ दोनों को जाता है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अगर दोनों साइन हो जाए 2 साइन अल्फा साइन बीटा, क्या होता है जी इसका आंसर, ये होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। बुक वाले ने और तरह से लिखा है, उसने इसको शुरू किया है -2 से। ठीक है जी, वो इसलिए उसने शुरू किया है कि वो ये चाहता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा हमेशा पहले लिखा रहे। तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। मैंने जो फार्मूला लिखा है वो भी ठीक है और जो बुक वाले ने लिखा है वो भी ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है जी, तो ये सारे फार्मूला क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट टू सम। इन फार्मूलाज को हम कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना हो किसके अंदर, सम और डिफरेंस ऑफ द फंक्शन के अंदर, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, अभी लिस्ट आप इसकी खुद बनाएं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और रिजल्ट हैं, जैसे साइन पी प्लस साइन क्यू, कि अगर आपने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, दोनों साइन आ जाएं, तो ये साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाता है जी कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है जी, आई होप सो कि ये फार्मूला है आपको रिमेम्बर सारे याद भी हैं। एक और लिख लेते हैं फार्मूला, बाकी आप खुद लिखिएगा। जैसे अगर cos p माइनस cos q आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -2 साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, अब आते हैं इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ कि आपसे क्वेश्चन वो किस तरह के डिमांड कर सकता है। ठीक है जी, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है जी कि साइन 8x प्लस साइन 2x को डिवाइड करें cos 8x प्लस cos 2x से, तो ये किसके इक्वल आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। वैसे तो आंसर पे भी डिपेंड करता है कि आंसर उसने क्या लिखा है, लेकिन अगर ये देखें फर्स्ट फार्मूला ऊपर वाला अप्लाई करें, आप डायरेक्ट लिखें 2 साइन, इन दोनों को ऐड कर लें, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी 10,
10/2 कितना हो जाएगा 5x, और cos के साथ क्या आ जाएगा 8 - 2 6 क्या बनेगा जी 2 दैट इज 3x डिवाइडेड बाय। अब अगर दोनों cos हो और दरमियान में प्लस हो, ठीक है जी, तो क्या फार्मूला आता है जी? अगर दोनों cos और दरमियान में प्लस हो तो ये आता है 2 cos p + q, इसको ऐड करें तो 10, तो ये हो जाएगा 5x, और फिर दूसरा भी cos आता है उसके साथ 3x आ जाए, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, साइन ओवर cos को आप क्या लिख सकते हैं tan 5x। तो जरा क्विकली इनको हैंडल करने की कोशिश करें और देखें कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो किस टाइप के बनते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अपने तौर पे कुछ क्वेश्चन जो है अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सम या डिफरेंस की फॉर्म में। आगे चलते हैं, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाए थे, उनमें से ये देखिए कि अगर cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर यही क्वेश्चन आ जाए sin 20, sin 40, sin 60 या sin 80 के साथ, यही क्वेश्चन यूं भी आ सकता है sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 50 प्लस कितना हो जाएगा जी 70 डिग्री। इसी तरह cos के साथ भी आ सकता है cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर याद रखने का सिंपल फार्मूला है, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप नोट करें तो 20 का डिफरेंस है एंगल्स के अंदर, और टोटल 4 वैल्यूज हैं, ठीक है जी। तो इनमें से जो वैल्यू आपको नोन है, जैसे यहाँ पे वैल्यू आपको पता है cos 60 की, cos 60 होता है √3/2, आप उसकी वैल्यू लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद न्यूमरेटर का आपने स्क्वायर लेना है, डिनोमिनेटर की पावर 4 लेनी है, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया 3/16। सेम सिचुएशन सेकंड के लिए है, देखिए साइन, ये मैंने गलत नहीं कर दिया, ये 1/2 नहीं होता, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये 1/2 होता है ना, तो ये बेसिकली 1/16 हो जाएगा। वो साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर की पावर 4, तो आंसर आ गया 3/16, ठीक है। अब जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा। साइन 30 सर डिग्री 1/16। 1/16 से 1/16। अगले का आंसर बताइए क्या होगा। 3/16। 3/16 से 3/16। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा केयरफुली बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और साथ आ गया साइन 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा। 0 नहीं वही होगा वो sin 10 वाला 1/16। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ वही होगा, क्योंकि यहाँ तक 91 का हो आपको जाएगा। पता है कि क्या करना है। इसकी वैल्यू वैसे ही 1 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू वैसे ही 1 होती है। और अच्छा अगर यहाँ पे आ जाता यही सिचुएशन, तो यहाँ पे आ जाए 7 cos 90 डिग्री, तो ये 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, इसने सारी वैल्यू को 0 कर देना। आई होप सो कि आप पॉइंट्स को समझ रहे हैं कि कैसे इनको हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ये क्या हो गया इसको, लगता है सोए नहीं अभी तक है, सो लेने तो बेटा थोड़ा सा, तो लगता है असर हो गया। चले नहीं हो, आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो कहता है जी कि a sin थीटा है प्लस b cos थीटा है, इसको आप r sin थीटा प्लस फाई की फॉर्म में लिखें। तो इट्स वेरी इजी, आपने r की वैल्यू जो लेनी होती है वो होता है √a² + b², और ये जो फाई एंगल होता है
बेसिकली ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए के। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है आपकी बुक में कि जी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा जो है इसको r साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आप पहले r की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज 5। फिर आप 5 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। तो ये बेसिकली बनेगा 5 साइन थीटा प्लस टेंजेंट इनवर्स 4 ओवर 3। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है। जो ये इतना क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है कि बस इसको ऐसे लिख दें, लेकिन इसका यूज क्या है, इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए वो कहता है जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिखें आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म। ठीक है, तो बताएंगे आर की वैल्यू क्या आएगी? 2 अंडर रूट। ठीक है जी, अंडर रूट 2 आएगी। ठीक है, और 5 क्या आएगा? 45 डिग्री से 45 डिग्री, यानी सम टाइम आपके पास एंगल आ भी जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया है। अब यही क्वेश्चन जब पेपर में आया तो स्टूडेंट परेशान हो गए जी कि पता नहीं है हमने क्या करना है। क्वेश्चन ये है जी कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू of this function 3 sin theta plus 4 cos theta। ये आपकी बुक यानी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें भी आपने पढ़ा ये। ठीक है जी, उसके अलावा ये भी अब आगे चल के हम चैप्टर 11 में भी इसकी बात करेंगे। तो क्या चीज है कि जब मैक्सिमम वैल्यू आपने इस तरह के फंक्शन की फाइंड करनी हो जिसमें साइन और कॉज इन्वॉल्व हो, तो जस्ट आर कंप्यूट कर लो। तो यहाँ पे आर आपके पास 5 आता है, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मुझे समझ आई बात की नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जो है वो क्या है? 5 है। चले लेट से वो आपसे पूछ ले जी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसी मैक्सिमम वैल्यू का साइन चेंज कर दें तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाए। इसी आर को हम क्या कहते हैं? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यही जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये चैप्टर 11 में जाके इस तरह के फंक्शन की रेंज बने। ठीक है, तो ये रेंज को भी रिप्रेजेंट करती है, ये मैक्सिमम वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करती है, ये मिनिमम वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करती है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, चैप्टर 2 जो है डेरिवेटिव का, एक्सरसाइज 2.10 के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है, 2.9 में सॉरी, कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद है कि नहीं जी? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी? व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? मैंने वहां भी आपको बताया होगा, अंडर रूट 2 प्लस माइनस और इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2 और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट 2। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? चलें जी। अच्छा जी, एक की पॉइंट और डिस्कस करते हैं, चैप्टर 10 से ही रिलेटेड है, बड़ा सादा सा पॉइंट है। समटाइम वो कह देता है कि जी इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि वो किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, देन बताइए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी इक्वल होगा, या साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या टैन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी एंगल के ऊपर ये कंडीशन गिवन हो कि वो किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो पहला स्टेप
आपने उन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 ले लेना है। अब ये अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दें और गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ कोसाइन अप्लाई कर दें, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया कॉस 180 माइनस गैमा के। इस पे आप अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल। ठीक है जी, ये माइनस कॉस गैमा आता है, कॉस गैमा नहीं आता। आपकी बुक में आंसर इसका गलत लिखा हुआ है, बताएं क्यों माइनस कॉस गैमा है। अब आप बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में आ सेकंड जाएगा। क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो साइन इसका फिर पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव हाँ, नेगेटिव नेगेटिव होना। ठीक है जी, इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो यही है कि अगर कभी कहे यस सर। कि अल्फा बीटा गैमा जो है दे आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इट मींस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो आपके पास क्या होगा, क्या होगा जी? 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री 180 पुट के करके equal। हाँ, वहां से जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो रेशियो फाइंड करनी है, वो वहां से आप कंप्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? अच्छा जी, Yes, चैप्टर 10 के स्टार्ट में उसने डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस किया हुआ है। मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो आपने सेकंड ईयर में पढ़ रखा है कि हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है जी, तो चैप्टर 9 और 10 आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, अब आप इसकी तैयारी करें और कोशिश करें कि कल अगर आप टेस्ट कर लेते हैं तो इसका टेस्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर कल हम चैप्टर 11 जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, अब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारे, एक एक दिन का तकरीबन काम है हर चैप्टर का। ठीक है जी, तो बस सर हमारे इसमें सर जी बेटा बोले बोलिए बेटा। सर सर जी पूछना बोले हमारा कब होगा कैट? बेटा, कोई पता नहीं है अभी तक आपकी, जब तक डेट शीट नहीं आती। मैं मैनी टाइम यही कह चुका हूँ कि जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। सर ये मैंने सुना है कि फास्ट की कहते हेक्टिक रूटीन होती है, तो सर इसके बारे में आपको क्या पता? किस चीज की रूटीन बेटा? फास्ट में सर स्टूडेंट मतलब काम काफी ज्यादा करवाते हैं और मुश्किल हो जाता है सर भाई। बेटा जी, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो या अल्लाह करे आपको एक्सपीरियंस हो इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं बाहर जाके पढ़ने का, तो मैं चूंकि खुद भी पढ़ता रहा हूँ बाहर, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि बाज दफा हमारा कोई लेक्चर रात को 9:30 से 11 बजे भी होता था। ठीक है, ये सिर्फ यूईटी में, पंजाब यूनिवर्सिटीज में, यानी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ना, वहाँ रूटीन है कि टाइम जो है ना वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक, सुबह 8 से 4 बजे तक होता है। ठीक है, नहीं 8 बजे यूनिवर्सिटी खुलेगी और 4 बजे बंद हो जाएगी। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें नस्ट है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट है, लम्स है, फास्ट के अंदर मैं पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ, वहाँ यही रूटीन है कि वहाँ चूंकि जो टीचर होते हैं वो विजिटिंग पे भी आते हैं, बाहर से की भी आके पढ़ा रहे होते हैं, और इसी तरह से उनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो इस चीज को ख्याल नहीं करते जी कि स्टूडेंट ने सुबह 8 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप इसको हेक्टिक समझते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड है कि यूनिवर्सिटी जो है वहाँ 24 आवर टीचिंग हो सकती है और स्टूडेंट और टीचर वहाँ पे 24 आवर पढ़ भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। तो फास्ट में बिल्कुल ऐसा है। आप लम्स में जाएंगे तो वहां भी ऐसा है, वहां भी मैंने एक कोर्स किया था और मैं रात तकरीबन कोई 8 बजे जाता था और 11 बजे तक क्लासेस होती थी वहां पे उसकी। ठीक है, तो लम्स की रूटीन है, फिर उसके बाद नस्ट है, फिर उसके बाद आपका ये फास्ट है, तो इन सब की रूटीन सेम है। स्वाय पंजाब यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट कॉलेज के या वो कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वहाँ रूटीन ये नहीं है। वहाँ सिर्फ 8 से 4 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद यूजुअली छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इसको हेक्टिक कह लें या आप इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कह लें कि इसको मीट करने के लिए वो इस तरह से काम करते हैं, ये अब आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी। सर वो कहते हैं ग्रेड्स वगैरह बड़ी मुश्किल से देते हैं फास्ट के अंदर, बड़ा मुश्किल सीन होता है। यस सर। नहीं, इसमें बेटा इसमें कोई शक नहीं है। वो आपको जितने भी प्राइवेट इदारे हैं ना, उनका मकसद असल में तो पैसा कमाना होता है ना।
तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फास्ट का कंप्यूटर साइंस बहुत ही, यानी आप कह लें कि टॉप क्वालिटी का है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसका। तो मैं कोई उसकी वो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो बातें अच्छी हैं उसको अच्छा कहना चाहिए। और नेगेटिव पॉइंट ये सिर्फ फास्ट का ही नहीं है, ये आपको तकरीबन हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर यही सिचुएशन, यही जो है वो देखने को मिलेगा कि वो अपने पैसे बनाने के लिए स्टूडेंट को माइनर सी मिस्टेक के ऊपर भी क्या करते हैं, फेल कर देते हैं। ठीक है जी, ताकि उनका असल मकसद तो पैसा कमाना होता है, तो ऐसे ही वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम अब प्राइवेट इदारों ने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ने भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसी तरह से ही चाह रहे हैं कि जी फंड इकट्ठे किए जाएं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बस इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, फिर आपको ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये वो लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, बस ऐसे ही जो समझते हैं कि जी जैसे एक एक नात पढ़ के तो आप ग्रेड ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीजें और बड़ा आपको काम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपके अच्छे ग्रेड आते हैं। ठीक है जी। सर मुझे कजन ने बताया था, इसलिए मैं नहीं, वो पूछना बिल्कुल चाहता ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो हमारे किप्स के ही स्टूडेंट हैं और उनका रिकॉर्ड है कि वो उन्होंने पूरे 4 ईयर में अपना जीपीए जो है वो 4 से नीचे नहीं जाने दिया। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने वहाँ 4 साल की डिग्री जो है वो 8 साल में कंप्लीट की है। तो हर तरह के लोग हैं बेटा, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना, आप मेहनत करना जानते हैं, आप टाइम दे सकते हैं स्टडीज को, तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है सर एडमिशन का फिर क्या कोई मतलब जी सर। आसान है ज्यादा? एडमिशन ट्रेस बेटा जी, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर लें उसे ट्रेस कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जैसे मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं ना, A11 A22 A33, उनको सम कर लें तो उसे ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सर आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं बाहर से? मैं बेटा चाइना से, शियान ज्योतोंग यूनिवर्सिटी चाइना, वहां से मैंने पीएचडी की है और बड़ा अच्छा इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था। यूके भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, 1 साल का कोर्स मैंने वहां से किया था, तो मुझे इसलिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में काफी आइडिया है कि किस तरह से वहां पे काम होता है। तो वहाँ लाइब्रेरीज, कैन यू बिलीव के 24 आवर्स खुली रहती है। आप कभी भी जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं अपना। वहाँ कभी भी लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज कभी बंद नहीं होती। जब आपका दिल करे रात को उठ के चले जाएं, सुबह चले जाएं, वहां जाके पढ़ें, वहां आप अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो करें। हमारे यहाँ चूंकि रूटीन नहीं है ना इस तरह, नस्ट बड़ा अच्छा इदारा है, नस्ट में ये काम होता है, गुलाम शाह खान इंस्टीट्यूट वहाँ ये काम होता है, लम्स में भी यही सिचुएशन है। ठीक है जी, लेकिन जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वो तो 4 बजे कहते हैं बस छुट्टी करें और घर को जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। जैसे यूईटी जो है वहां भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, एनी हाउ देखें, आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं फिलहाल मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से है। लेकिन फास्ट में भी इसी तरह से है, फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। रात 10 बजे तक 11 बजे तक उनकी कंप्यूटर लैब्स ओपन होती हैं, दूसरी लैब्स ओपन होती हैं, वहां पर बैठ के आप काम कर सकते हैं। तो ये, इसको आप अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले नहीं है तो फिर आपको लगेगा लो जी ये क्या हुआ, रात को 10 बजे बुला लेते हैं, इतने बजे बुला लेते हैं, दैट इज अनदर स्टोरी। ठीक है जी। सर ये एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है मतलब फास्ट में? बेटा फास्ट जो है वो आपका प्योरली एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर एडमिशन लेता है, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने एंट्री टेस्ट नहीं लिया था, इस दफा वो पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है जी,